Today I am going to teach you the 14th principle of Henry Foyle. The first principle is called about principle of division of work. डिवीजन ऑफ वर्क, जो काम होता है वो काम को हम लोग प्रॉपरली डिवाइड करके हम लोगों को देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है? According to this principle, the work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operation, accounting, managerial, etc. मेरा एक बिजनेस है, राइट? एक बिजनेस में अगर करती हूँ तो मेरे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट होएगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होएगा, सेल्स डिपार्टमेंट होएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होएगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होएगा, मैनेजरल डिपार्टमेंट होएगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। अभी ये बहुत सारा डिपार्टमेंट क्यों है? हर एक को मैं एकदम मिंगल करके साथ में भी काम कर सकती हूँ, बट ऐसे करेगी तो हमेशा मुझे कंफ्यूजन होते रहेगा। अगर मैं पहले ही मेरे जो काम है उसको मैं प्रॉपरली डिपार्टमेंट वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है, और उसको वो जो ग्रुप है, वो जो ग्रुप मैंने डिवाइड किया उसके हिसाब से वो जो जॉब है अगर मैं अलॉट कर देती हूँ तो मुझे कोई भी तरीका का तकलीफ नहीं होएगा। और जो एम्प्लॉई है वो हर एक एम्प्लॉई अपने अपने क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने अपने क्वालिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं और अपना प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ा सकते हैं और अपना एफिशिएंसी, काम करने का अपना जो ताकत है वो भी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड, अलग अलग से, सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजर। इट इज असाइन, लोगों को क्या करेंगे हम? असाइन करेंगे। असाइन मतलब लोगों को देते हैं हम। टू एम्प्लॉय, कौन है वो? टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज, राइट? अभी एक इंसान है जो मार्केटिंग में एमबीए किया है, उसको अगर मैं अकाउंटेंट के जॉब पे बिठाएगी तो उसका कैपेबिलिटी और क्वालिटीज उसमें डेफिनेटली नहीं रहेगा। तब रहेगा तब उसको एक प्रॉपर एमबीए इन फाइनेंस करके जो है उसको मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिठा सकती हूँ। एमबीए इन मार्केटिंग बंदे को मैं एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट में बिठा सकती हूँ, उनको मैं कभी भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बिठा नहीं सकती। तो उनके उनके क्वालिटीज और कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको मैं क्या कर रही हूँ? जॉब को डिवाइड करके दे रही। इसके वजह से क्या होता है? मेरा जो एफिशिएंसी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा और मेरा जितना प्रोडक्टिविटी लेवल है एक्सपेक्टेड उससे कहीं ज्यादा मेरा प्रोडक्टिविटी आगे बढ़ेगा, राइट? सेकेंड प्रिंसिपल होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब और कुछ नहीं है, राइट टू टेक अ डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब क्या है? हमारे पास पूरा राइट है हम कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, बट वो डिसीजन अथॉरिटी के साथ साथ हमारे पास और एक चीज भी आ जाता है, उसके नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी है तो मेरा भी कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, राइट? तो वही जो डिसीजन का जो राइट है मेरे पास, वो काम खत्म करने के लिए मुझे कुछ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो करने की जरूरत है। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। और अथॉरिटी है क्योंकि मैं अगर सुपीरियर में हूँ, सुपीरियर मतलब हायर पोस्ट में जो जॉब करते हैं उनको हम सुपीरियर बोलते हैं, जो लोअर पोस्ट में काम करते हैं तो उसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट? तो सबऑर्डिनेट से काम कैसे खत्म करके लेगी वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है कि उनको क्या जॉब में अलॉट करो। अथॉरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अ मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी, अगर मैनेजर को अथॉरिटी दिया है तो कंप्लीटेड टास्क विद इन ए गिवन टाइम ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अगर अगर हमने 2 हफ्ते का कुछ काम दे दिया एक मैनेजर को कि 2 हफ्ते में काम खत्म करना है, अभी ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि उसको वो जो टाइम दिया है वो टाइम पे वो काम खत्म करना ही पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, principle of discipline. Discipline is a basic principle where it is implemented in all over area. हर एक जगह पे डिसिप्लिन का जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट होना ही होना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन है उधर भी हर एक एम्प्लॉय को उनके उनके दिया गया हुआ रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से ओबे करना है और उसके हिसाब से उनको फॉलो करके वो अपना जो भी है वो आगे अपना जो भी डिसिप्लिन है वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। हेल्प टू अचीव गोल इन ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन क्या हेल्प करता है? अपना जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट?
प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब एक, यूनिटी एक साथ, ऑफ कमांड मतलब हम लोग जब भी कमांड करते, कमांड किसको करते हैं, जो लोअर लेवल में जो जॉब करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेट। हायर लेवल में जो जॉब करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, सुपीरियर। लोअर लेवल में जो जॉब करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। जब हायर लेवल के इंसान लोअर लेवल सबऑर्डिनेट को जब भी कुछ भी जॉब अलॉट करते हैं तो उसको कमांड कैसा रहना चाहिए, यूनिटी रहना चाहिए, एक ही इंसान से उनको कमांडमेंट आना चाहिए। अगर दो जन ने अगर कमांड कर दिया तो अपना सबऑर्डिनेट जो नीचे काम करने वाले उन लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जो है एक डायग्राम है, डायग्राम में देखिए ये जो रेड कलर डॉट है वो कौन है, सुपीरियर है, एक ग्रीन डॉट जो कौन है वो सबऑर्डिनेट है, राइट। अभी एक ही सुपीरियर है और वो तीनों जन को जॉब दे दिए, वो लोग तीनों जन अच्छे से फॉलो करेंगे, अपना अपना काम खत्म करेंगे और सबऑर्डिनेट सुपीरियर के पास सबमिट करेंगे। अभी इधर आपको पता चल रहा है दो सुपीरियर है और तीन सबऑर्डिनेट है। पहले सुपीरियर पहले थर्ड इंसान को कुछ जॉब दे रहा है और सेम सेकेंड सुपीरियर भी उसको कुछ अलग जॉब दे रहा है। अभी एक बंदे को दो जन अगर कमांड्स दे रहे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अगर ये थर्ड पर्सन कंफ्यूज हो रहा है तो उसका काम अच्छी तरह से अचीव होने का नॉट पॉसिबल, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और सेकेंड इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये भी सेम ही है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड एंड वन प्लान। हम लोग उन अपने सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कौन है, जो लोअर लेवल में जॉब करते हैं, सुपीरियर कौन है, जो हायर लेवल में जॉब करते हैं, राइट। तो सबऑर्डिनेट्स को हम लोग को कितना हेड होना चाहिए, सुपीरियर एक, और उनको सुपीरियर कितने प्लान देना चाहिए, एक ही प्लान देना चाहिए, एक ही डायरेक्शन देना चाहिए और अपना सबऑर्डिनेट उसको अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर तीन चार प्लान दे दिया तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा और अपना काम खराब हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल के हिसाब से इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमको ये बोला गया है कि अगर सबऑर्डिनेट्स और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों को अगर मैं किसको प्रेफरेंस ज्यादा दूं तो मुझे देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, सबऑर्डिनेट्स नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिविजुअल को कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए, लेस, किससे कम होना चाहिए, देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ भी डिसीजन ले रही हूँ तो मैं लोगों को सोच के नहीं, बिजनेस को सोच के मेरा डिसीजन होना चाहिए। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of single employee. Similarly, the employee should protect the interest of organization first. Employee को कैसा, कौन सा interest को protect करना है, organization को first, and personal interest should be treated subordinated. उसको दूसरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी ही होना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट उनको किसके लिए होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, और उनका ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा फोकस रहेगा रेदर देन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब एक इंसान के पास पूरा पावर एंड अथॉरिटी रहता है, बट ये सेंट्रलाइजेशन तभी मैक्सिमम में हैंडल होएगा जब हमारा बिजनेस क्या है, छोटा है, स्मॉल है। अगर हमारे बिजनेस बड़ा है, बहुत बड़े बिजनेस लाइक रिलायंस है और टाटा है, तो वो इसी बिजनेस को हम लोग सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से हम लोग बिजनेस करेंगे। For example, centralization refers to the concentration of power and authority. In some organization, the power is vested in one hand and few hand. कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहता है कि एक ही के हाथ में पावर रहते हैं और वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। इन अ लार्जर देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी। अगर बिजनेस ज्यादा बड़ा है तो उधर सेंट्रलाइजेशन नहीं, उधर कौन सा सेंटर चलेगा, डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा। तो हमें इधर बराबर सोचना चाहिए कि मेरे बिजनेस को सेंट्रलाइजेशन की जरूरत है या डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। उसके हिसाब से वो कभी डिसाइड होएगा, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द बिजनेस को रख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम सेंट्रलाइज मतलब एक ही जन से हम लोग बिजनेस करेंगे, या डिसेंट्रलाइज हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग सेंट्रलाइजेशन हेडिंग देके हम बिजनेस करेंगे, राइट।
प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इज नथिंग लाइक सैलरी, रेम्यूनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैलरी। सैलरी का मतलब है कि हर एक बंदे को, स्टाफ एंड एम्प्लॉय को, हमको उनके पढ़ाई के हिसाब से, उन काम के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, हमको उनके मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हर चीज को कंसिडर करके उनको हमको एकदम फेयर रिम्यूनरेशन देना है। फेयर मतलब ठीक ठाक रेम्यूनरेशन उनको देने की जरूरत है। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब है कि हायरार्की फॉलो करना। मतलब हमेशा एक बिजनेस में देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अगर हम लोग कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के लोग रहते हैं, राइट। तो हायरार्की लेवल, टॉप लेवल के लोग डायरेक्टली लोअर लेवल से बात नहीं करते। टॉप लेवल का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मिडिल लेवल तक पहुंचेगा, मिडिल लेवल से फिर लोअर लेवल तक पहुंचेगा, तो उसके बीच में बहुत सारा टाइम गैप है। अगर समझो कि मेरे बिजनेस में 3-4 डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में टॉप लेवल है, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, अगर हर एक को इन्फॉर्मेशन पहुंचना है तो वो बहुत टाइम कंजम्पशन है, राइट। इसीलिए इधर हम लोग ने एक देखा है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में कैसा है कि हम लोग टॉप, मिडल, लोअर, ये हो गया टॉप, मिडल, लोअर, एकदम लोअर, टॉप, मिडल, लोअर। तो समझो कि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, राइट। अभी ये एक हायरार्की लेवल है, अगर इसको इधर से इधर तक इंफॉर्मेशन पहुंचना है तो इट विल बी लेट। तो इधर हम क्या करेंगे, हम लोग इस इधर गैंग प्लैग बनाएंगे। मतलब ये जो डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ डायरेक्टली डील कर सकता है और डायरेक्टली डिसीजन बात कर सकता है, राइट। तो ये जो है, ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग प्लैग। और इसी को, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को हम बोलेंगे स्केलर चेन। क्लियर है। जस्ट रीड करो। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होना। दिस हेल्प टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आता है और कम्युनिकेशन होता है। ट्रेडिशनली स्केलर चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग, बट ये काम करने के लिए मुझे क्या होता है, एकदम टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। इसीलिए हम लोग इधर कौन से प्लैंक, गैंग प्लैंक को यूज करेंगे, जो डायरेक्टली वन डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को डायरेक्टली मिडल लिंक करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल फंक्शनल मैनेजर। ये जनरल मैनेजर है और ये फंक्शनल मैनेजर है, इनको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करना है तो वो लोग डायरेक्टली मिडल पाथ में कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अपने को जो ऑर्डर मिलेगा, जो भी काम बिजनेस करने के लिए जब भी ऑर्डर मिलता है वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम ओनली वन पर्सन। ऑर्डर फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग प्लेस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन अ राइट प्लेस एंड राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो चीज है वो हर जगह पे प्रॉपरली हम लोग क्या करना है, उसको अरेंज करके रखना है, ऑर्डरली जगह पे रखना है, ताकि मटेरियल हो जाए या ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाए या फिजिकल रिसोर्सेज हो जाए, उसके जगह पे हम लोग बराबर जगह पे टाइम पे उसको हम लोग क्या करना चाहिए, अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एंड राइट जॉब। अगर मैं फाइनेंस पढ़ के जा रही हूँ और मार्केटिंग में मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अगर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली राइट प्लेस और राइट जॉब पे उनको देना है और वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब हर एक जन को एट अ टाइम सेमली डील करना है, फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबॉर्डिनेट, राइट। वेल डिवाइडिंग द वर्क, काम डिवाइड करने के टाइम, डेलीकेटिंग काम देने का टाइम, अथॉरिटी के टाइम, हमको एक बात समझ में रखना है कि हमारा जो भी डिसीजन है, जो भी काम हम लोग सबॉर्डिनेट को देते हैं वो कैसा होना चाहिए, एकदम इक्विटी सेम लेवल पे होना चाहिए। The employee working on the same level but in different departments should be paid same wages. For example, a फाइनेंस डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में दो मैनेजर्स है, जो मैनेजर को जो सैलरी मुझे पे करना चाहिए वही सैलरी मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी पे करना चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करते हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर,
टेन्योर, जब भी हम लोग लोगों को अपॉइंट करते हैं उसी टाइम उनका टेन्योर ऑफ जॉब हम लोग बोलते हैं। टेन्योर मतलब कितना दिन तक हम लोग को ये जॉब पे रहेंगे और कितना दिन तक हम लोग को ये जॉब मिलेगा। अभी रिटायरमेंट एज है 60, तो जैसे हम लोग अपॉइंटमेंट होते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हम लोगों को 60 ईयर्स तक काम करना है। तो वो टाइप ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग अपने एम्प्लॉय को देना जरूरी है, ताकि वो अच्छे तरीके से उनका माइंडसेट हो जाएगा और वो ये माइंडसेट से अच्छे तरीके से अपने पास वो लोग काम कर सकते हैं, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव refers to the voluntary to do the work in an innovative way, in a innovative way. What do you mean by innovative way? Innovative is like नया नया चीज हम लोग सोचते हैं और नया नया चीज हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हर चीज करने से पहले हमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। हम लोग फ्रीडम टू थिंक, वर्क ऑन आवर आइडिया, एनकरेज एम्प्लॉय, टेक इनिशिएटिव, सर चीज हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स भी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। इनिशिएटिव इज नथिंग न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव आइडियाज। प्रिंसिपल ऑफ एप स्पिरिट द क्रॉप्स, which means it emphasis on टीम वर्क। हमेशा टीम वर्क में ज्यादा अपना सपोर्ट रहता है, टीम वर्क में अपना ज्यादा टीम वर्क की वजह से अपना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, राइट। तो इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड दैट हमको हमेशा टीम वर्क फॉलो करना चाहिए एंड यूनियन इन स्ट्रेंथ, उसके वजह से अपना जो बिजनेस है वो और अच्छा से काम करेगी। अगर एक टीम अगर अचीव हो रहा है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें अचीव होएंगे, तो उनको खुद से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा और वो लोग ज्यादा काम करेंगे। तो एनी बिजनेस इन द ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यूएबल एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। If all employees working in a union and mutual trust, the difficulties can be solved quickly. अगर सब लोग टीम वर्क में काम करते हैं तो हर एक का प्रॉब्लम तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकता है। So this is what all the 14 principle. Please understand all the 14 principle. For exam point of view, for exam we can the question may come as we write any 5 principle, write any 7 principle. So you study all the 14 principle and sometime it may come for 7 or 8. You study accordingly. Thank you. God bless you.